मैं आप लोगों के साथ ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं आज। सर हाँ जी। सर मैंने क्वेश्चन किए थे, मैच नहीं कर रहे थे। आप एक बार चेक करके बता दोगे? यस सर, मेरा भी नहीं मैच किया ये वाला। कोई बात नहीं, कर रहे हैं। मैच इतनी आसानी से करते नहीं है, डोंट वरी। अगर आपके मैच नहीं कर रहे तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। अगर मैच कर जाते तो गड़बड़ होती। सर मेरा कर गया था। ओ, खुशी है, ऐसे केस में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि या तो ये आपका दूसरा साल है या फिर सिंपल सी नहीं बात। सर, मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ पहले बहुत क्वेश्चन। वही 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 मैं ये कह रहा था कि या तो ये आपका दूसरा साल है या फिर ऑलरेडी इससे पहले जैसे चीजें पहले कर ली हो तो दोबारा करने को मिल रही हैं, तो बातें क्लियर हो जाती हैं ज्यादा और चीजें हो भी जाती हैं। यही दो ही रीजन होते हैं कि जैसे स्कूल में हुआ तो उस टाइम बच्चों ने कर लिया, तो अब दोबारा होगा तो स्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरा साल वाला भी रीजन होता है, बट ठीक है, वो मैं मजाक में कहता हूँ। खैर इस क्वेश्चन को मैं एक बार करते हुए अपने ढंग से रीजन दे रहा हूँ, चाहे मैच भी हो गया हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अच्छे खासे जिनको डिस्कस करना जरूरी है। सर हाँ जी। सर जो क्वेश्चन नहीं बचे आप एक बार गलती निकाल दोगे? मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके करूंगा, गलती नहीं निकालूंगा। गलती आप अपने आप टैली करना कि आपसे कहाँ हुई है। ठीक है। ओके सर। मैं सर आप क्वेश्चंस कराओगे सारे? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं हर क्लास के अंदर कोई एक क्वेश्चन उठाकर बात उसके ऊपर करूंगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर गलती ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मेरे को करते हुए देखना कि हमें इस क्वेश्चन में ऐसे सोचना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। बस ये मैंने टोटल इस चैप्टर के 8 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये 8 के 8 क्वेश्चंस अगर आपको मैंने समझा दिए तो यूं समझ लो कि फिर इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं, सिवाय प्रैक्टिस के कुछ बचेगा नहीं। इन्हीं में सब कुछ कवर हो जाएगा। और आप मतलब एक बार ढंग से इन 8 क्वेश्चंस को समझकर अगर इन्हीं 8 क्वेश्चंस को 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर लोगे ना, तो आपको स्कूल में और कुछ भी करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। ये 8 ही क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर समझा देंगे ढंग से। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट हमें एडजस्टमेंट से करना चाहिए। यहां ये जो पार्टीशन है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट है ऊपर वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नीचे वाला, और बैलेंस शीट है इधर। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। कहां कहां जाएगा? सर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड ठीक है, सर एसेट्स। एसेट साइड। कितना? 64,500। क्या बात कर रहे हो गौरीश? 80,000 गौरीश कौन सा क्वेश्चन खोल रखा है? सर मैंने गलत क्वेश्चन खोल रखा है। यस सर। कितना? 14,900। नहीं सर, अभी भी मैंने गलत क्वेश्चन खोला। सर 80,000। कितना?
कितना? सर ये 2000 किसका है? ये वाली एडजस्टमेंट ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं। खुशी, Yes, आपका sir. आंसर मैच हो भी गया हो तो भी अगर आपने ये 80,000, इस क्वेश्चन का नहीं हुआ था, वो क्वेश्चन नंबर 2 का हुआ था। ठीक है, ओके, मैं समझ रहा था इस क्वेश्चन की बात हो रही है। खैर एनीवेज, इस हो सकता है आप इस क्वेश्चन को कई लोगों ने अटेम्प्ट भी ना किया हो अभी, क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैं भी समझ रहा हूँ कि आप लोगों की स्कूल की क्लासेस या मेरे ख्याल से कुछ लोगों के स्कूल में एग्जाम भी चल रहे हैं, तो उन लोगों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा होगा, तो इस वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है होमवर्क, बट ये मजबूरी है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, इसको देख देख के ही, चाहे आप इसको 2 बार कर लेना लेकिन कर जरूर लेना, इसमें 2-3 अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं कवर करूंगा। ठीक है, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन सब में आपको एक एक 2-2 नए पॉइंट्स मिलेंगे, और आप इन्हें एक एक बार 2-2 बार करोगे तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना इस एडजस्टमेंट का मतलब। Goods costing 2,000 was sent to a customer on sale or return basis for 3,000 on 30th December and had been recorded in the books as actual sales, but no intimation was received till 31st December. क्या मतलब समझे इस लाइन का? हाँ जी गौरीश, क्या मतलब समझे? सर की जो 2000 के गुड्स थे वो हमने कस्टमर को 3000 के लिए बेच मतलब दिए, कि सर मतलब कि अगर सेल हो गई तो सेल हो गई, नहीं तो रिटर्न हो गई। हाँ और मतलब लेकिन सर अभी हमारे को 31 दिसंबर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली उनकी कि क्या हुआ है। देखो, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे हम अपने आसपास की शॉप से कुछ सामान लेके आते हैं और उसको ये बोल के आते हैं कि भैया अगर पसंद आया तो रख लेंगे, नहीं आया तो वापस कर देंगे, बोलते हैं ना ऐसे। यस सर। तो अगर हमने उसे रख लिया तो हम उसे पैसे दे देंगे, और अगर हमने उसे नहीं रखा तो गुड्स वापस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। इस बात से सब लोग एग्री करते हो या नहीं? Yes. अब बिजनेस के अंदर भी इस तरह से होता है। मान लो मैंने किसी कस्टमर को कुछ गुड्स दिए ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, उसको बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। इसका दूसरा नाम है गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल। इसको बोलते हैं गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल। मतलब हमने गुड्स किसी को दिए हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब जब वो अप्रूव करेगा तब माना जाएगा कि वो माल बिक गया। अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो सर वो वापस दे देगा गुड्स? इसका मतलब है हम उस माल को बिका हुआ तो नहीं मान सकते ना। नो सर। तो लॉ भी यही कहता है कि जब तक सामने वाला पर्सन हाँ नहीं कर देता तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उसने माल खरीद लिया। ठीक है, मेरी कंसेंट के बिना कैसे कोई मेरे को जबरदस्ती कोई सामान बेच देगा? अगर मैं खरीदना ही नहीं चाहता तो हाउ कैन दे फोर्स मी? सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना।
अगर मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं खरीदना चाहता तो वो मुझे जबरदस्ती तो नहीं बेच सकते ना चीज को, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसमें वो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमने किसी को 2000 की कॉस्ट के गुड्स 3000 में बेचे, बट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब है असलियत में अभी बेचे नहीं है, अभी उसको दिए हैं फॉर अप्रूवल। तो क्या हमें सेल मानना चाहिए? नहीं सर। No, sir. तो इन्होंने लिखा है had been recorded in the books as actual sales। इसका मतलब क्या है कि गलती से हमने उसे अपनी सेल में इंक्लूड कर लिया है, यही कह रहे हैं ना। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उनको अपनी गुड्स, बेसिकली क्या बोलेंगे, अपनी सेल में से हटाना होगा। अब यहाँ पे बाई चांस की बात है, जो हमारी सेल्स रिटर्न है वो भी 3000 रुपए की है। ये 3000 अलग है, ये 3000 अलग है। ऊपर वाले 3000 जो है वो सेल्स रिटर्न है, और जो नीचे वाले हैं वो तो अभी सेल ही नहीं हुई, रिटर्न तो छोड़ दो। समझ रहे हो बात? हाँ या ना तो कर दिया करो, आगे तो बढ़ू मैं। Yes, sir. यस सर। इसका Yes, मतलब sir. है कि वो गुड्स हम लोगों ने वापस मतलब माइनस कर दिए, क्योंकि लॉ कहता है कि सामने वाला जब अप्रूव करेगा तब सेल मानी जाएगी। अब 31 दिसंबर तक तो उसने अप्रूव नहीं किया था। अब अगर वो मुझे 2 जनवरी को अप्रूव कर देता है कि हाँ मैं गुड्स को रख रहा हूं, तो लॉ कहता है उसको आप सेल कौन सी तारीख की मानोगे? जिस दिन हाँ हुई है। हाँ किस दिन की है उसने? 2 को. 2 जनवरी को। तो इसका मतलब है कि वो सेल भी 2 जनवरी की मानी जाएगी, मतलब वो सेल अगले साल में काउंट होगी, नॉट इन दिस ईयर। समझ गए मेरी बात? ठीक है। हेलो, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई? सर एक बार वापस बता दोगे? देखो, मैंने ये कहा है कि हमने किसी को माल बेचा, मगर उसने कहा कि मैं इसको एक बार घर में दिखा लेता हूं, पसंद आएगा तो रख लेंगे, नहीं आएगा तो वापसी कर देंगे। ऐसी सेल को सेल नहीं माना जा सकता जब तक सामने वाला हाँ ना करे। बहुत सिंपल सी बात है। वो कहेगा मैंने हाँ तो की नहीं, तो आपने कैसे मान लिया कि माल बिक गया? लॉ भी यही कहता है कि जब तक सामने वाला हाँ नहीं करेगा, यू कांट एज्यूम इट एज योर सेल्स। अगर मैंने एक कुछ अप्रूवल के लिए टाइम मांगा है, तो जब तक मैं अप्रूव नहीं कर दूंगा वो चीज सोल्ड नहीं मानी जा सकती। लेकिन ये ट्रांजैक्शन कह रही है कि हमने उसे गलती से अपनी सेल मान लिया है, तो मुझे क्या करना होगा? पहले तो अपनी सेल में से 3000 माइनस करने होंगे, एज वेल एज अपने डेटर्स में से 3000 माइनस करने होंगे। डेटर्स कितने हैं मेरे? 75,000। तो उसमें से गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल माइनस करना पड़ेगा 3000। मतलब ये वाले 3000 मैं डेटर्स में से भी माइनस कर रहा हूं, क्योंकि जो ये अप्रूवल बेसिस पर होता है ये सब कुछ उधार में हो रहा होता है। इसका मतलब है अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, उधार ही चल रहा है। तो उधार है तो डेटर में भी कंसीडर किया होगा हमने उसे।
तो हमें डेटर भी घटाने पड़ेंगे और सेल भी घटानी पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक सेल नहीं मान सकते, सिंपल सा रीजन है। क्लियर हुआ? यस सर। अब मेरा आगे का सवाल यह है कि अगर वो सेल नहीं हुई है तो वो गुड्स किसके पास है? गुड्स अभी हैं किसके पास? सर ओनर के पास। नहीं, ओनर के पास नहीं है। सर कस्टमर सेल नहीं हुई ना। सेल तो नहीं हुई, लेकिन वो मेरे से लेके तो गया हुआ है अप्रूवल के लिए, उसने मुझे वापसी थोड़ा ना किया अभी। यार जैसे जैसे मैं किसी से 2 टी शर्ट्स लेकर आया कि मैं घर में दिखा लेता हूं, पसंद आएगी तो रख लेंगे, और मैंने उसको 4 दिन तक अपने पास रखा और 5वें दिन मैं उसके पास ले गया, तो मैं उसे 5वें दिन वापस कर दूंगा ना अगर मुझे चीज पसंद नहीं आई तो। यस सर। ये वाले जो गुड्स हैं ये प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं कि फिजिकली ये गुड्स किधर हैं? कस्टमर के पास। ठीक है, लेकिन वो है किसके? ओनर। हमारे हमारे है ना। अभी हम अपने आप को ओनर मान लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए। वो गुड्स पड़े किसके पास हुए हैं? कस्टमर। और हैं किसके? हमारे। तो इसका मतलब है कि कायदे से तो वो हमारा स्टॉक हुआ ना। यस सर। तो इसलिए मैंने इस 80,000 में 2,000 ऐड किए थे, क्योंकि ये 2,000 वो स्टॉक है जो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, मेरे कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। पर जब तक ये बिका हुआ ना माना जाए तब तक तो ये मेरा ही है ना। यस सर। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? बेसिकली बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर 2000 के एक इफेक्ट यहां है और एक इफेक्ट यहां है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मैंने 2000 को जोड़ा है क्योंकि वो स्टॉक मेरा ही माना जाएगा जब तक वो बिका नहीं है तब तक। और 3000 को मैंने अपनी सेल और डेटर में से माइनस किया है क्योंकि मैंने उसे गलती से सेल में इंक्लूड किया हुआ था, मुझे उसे वहां से हटाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली इट इज रेक्टिफाइंग, मतलब रेक्टिफिकेशन इन अ वे। बात समझ में आई? यस। गौरेश क्लियर हुआ? यस सर। मैंने 82,000 जो शुरू में लिखा था ना, वो 82,000 इसलिए लिखा था क्योंकि उसमें 2000 के ये वाले गुड्स भी मैंने जोड़ दिए थे। हालांकि स्टूडेंट पता है क्या कहता है, सर आपने कहा एडजस्टमेंट से शुरू करो, मैंने पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 कर दी और एडजस्टमेंट नंबर 3 तो मैं बाद में देखूंगा, और मुझे कैसे पता लगेगा कि 3 को भी साथ में देखना पड़ेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है, एक बार नंबर कटने दो, अपने आप याद रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? मुझे पता क्यों याद रहता है ये? कैन एनीबॉडी गेस मुझे क्यों याद रहता है? सर क्योंकि आपने इतनी बार कराए हैं। नहीं गौरीश नहीं, क्योंकि सर आपके पेपर में भी कटे थे नंबर। नहीं नहीं नहीं, ये सर बात आपने बच्चों के नंबर कटते हुए देखे। नहीं, ये बात भी नहीं है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरी बोर्ड पे खड़े होकर बच्चों के आगे बेइज्जती हुई है कि मैं भूल गया। अब मैं बच्चों के सामने बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं भूल गया तो बेइज्जती तो है ना, मैं बाद में करूंगा। भाई अगर टीचर से गलती हो जाए तो टीचर अपनी गलती, वो भी इमेजिन करो कि मतलब
सारे बच्चे बैठ के मेरे को देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन करते हुए और मुझसे गलती हो गई और बाद में जाके मैं उस गलती को रेक्टिफाई कर रहा हूं, तो बच्चे तो मजाक उड़ाएंगे ही ना पीठ पीछे कि सर से भी गलती हो गई। होता है ना ये ऐसा, जब कभी भी ऐसा गलती हो जाती है, चाहे किसी स्कूल टीचर से हो या ट्यूशन टीचर से हो, तो बच्चों को मौका मिल जाता है। तो मैं ऐसी कई बार बेइज्जती करा चुका हूं अपनी। ऐसा नहीं कि मुझे चीज आती नहीं थी, मगर मैं पहले भूल गया। अब इतनी बार ऐसा हो चुका है कि अब मुझे याद रहता है कि हाँ, अब ना पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, उसमें देख लो कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसके अंदर मेरी बच्चों के आगे बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो। नंबर तो मुझे याद भी नहीं कि मेरे 11th-12th में कौन सी गलतियों पे कटे थे, अब कहाँ याद होगा, 26-27 साल पुरानी बातें हैं, कई सालों पहले मतलब की बात है, मुझे याद नहीं है। इसलिए बच्चों के नंबर कटते हुए मैंने देखे हैं बहुत बारी। इसलिए वो बातें तो सही हैं जो आप लोग बोल रहे थे, लेकिन असली बात यह है कि मेरी खुद की बेइज्जती कई बार हुई है बच्चों के आगे कि सर भूल गए। हम तो बच्चे हैं, हम भूल गए तो चलो कोई बात नहीं, सर भूल गए सर, तो बस वो वाली बात है। इसलिए ये वाली बात ना मैंने आपके क्वेश्चन शुरू करने से पहले देख ली थी कि इसमें ये वाला पॉइंट है, तो मुझे केयरफुल रहना है। इसीलिए मैंने सीधा क्लोजिंग स्टॉक 82,000 लिखा था। समझ गए? यस सर। अब आगे से आप लोग भी भूलना मत ये वाला पॉइंट अगर किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो। और इस पॉइंट के वर्डिंग्स हमेशा यही रहेंगे जो सामने लिखे हुए हैं, मतलब इसके वर्डिंग्स चेंज होकर नहीं आ सकते, यही हो सकता है, बस अमाउंट बदल सकती है। इसके अंदर दो अमाउंट्स होंगी, एक को कॉस्ट प्राइस बोलोगे, एक को सेलिंग प्राइस। वो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कौन सी है। समझ गए? क्लियर? यस सर। तो ये दो एडजस्टमेंट्स हो गई। उसके बाद है गुड्स गिवन एज चैरिटी। जो गुड्स चैरिटी के लिए देते हैं उसको एक तो हम अपनी परचेजेस में से माइनस करते हैं, ठीक है? सर हाँ जी। सर आपने क्लोजिंग स्टॉक में 80,000 प्लस 2,000 लिखा है, तो 2,000 का भी हम कुछ लिखेंगे ना, जैसे सेल्स रिटर्न ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस नॉर्मल लिख दे? हाँ, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपने लिखना है। इसका कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। अवर स्टॉक इज 82,000, लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 80,000 प्लस गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल करके आप लिख सकते हो 2,000, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि हम गुड सेंट फॉर अप्रूवल वर्ड ऊपर यूज कर चुके हैं, तो नीचे दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है, एक जगह जरूरी होता है। वो हमने 3,000 वाले में कर लिया, तो ये उसी एडजस्टमेंट का पार्ट है, तो हम उसको डायरेक्टली ब्रैकेट में प्लस करके दिखा सकते हैं। बुक्स में भी ऐसे कर रखा है, अगर आपकी किसी इलस्ट्रेशन में ये पॉइंट देखोगे तो आपको ये बात वहां पे हुई हुई दिखेगी जैसे मैं कह रहा हूं। ओके सर। ठीक है ना? फिर भी मैं बार बार अकाउंट्स में यही कहूंगा कि अकाउंट्स में ना कुछ गलत नहीं होता। आप उसको अगर डायरेक्ट शो कर देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनर कॉलम में लिख के दिखाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट्स में गलत नहीं माना जाता, ये बस टीचर टीचर पे डिपेंड करता है। कोई कोई टीचर तो कहता है कोई बात नहीं, डायरेक्ट करने पर भी मैं नंबर दूंगा, कोई कोई टीचर कहता है कि मैं नंबर काटूंगा। तो 11th में केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि 11th में स्कूल का टीचर चेकिंग करता है। 12th में टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स कहता है कि जैसे मर्जी लिखो, आपका आंसर सही होना चाहिए। प्रेजेंटेशन थोड़ी बहुत अलग भी चलेगी और उसके ऊपर मार्क्स नहीं कटेंगे। तो एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस इन एनी वे, मतलब उसमें कोई मार्क्स कटने का डर नहीं है। बस अगर आपने ये 2,000 यहाँ नहीं जोड़े तो जरूर कट जाएंगे मार्क्स,
समझ गए? तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही गलत आएगा ना, सिंपल सी बात है। यहाँ जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है दैट विल बी रॉन्ग, मतलब ये गलत प्रॉफिट आ जाएगा अगर मैंने ये 2000 की एंट्री यहाँ नहीं एडजस्ट करी तो। ठीक है, बात क्लियर हुई? यस सर। खैर, गुड्स गिवन एज चैरिटी 3000 माइनस कर दिया और 3000 को P&L में दिखा दिया। आपको इसकी एंट्री याद होगी, चैरिटी टू परचेजेस करते थे हम लोग, परचेजेस को माइनस कर देते थे कि ये गुड्स हमने दान कर दिए, मतलब हमने इन्हें बेचा नहीं है, हमने इनको एज अ चैरिटी दे दिया, तो परचेज में से माइनस कर देंगे 3000 जो मैंने यहाँ पे किया है, और P&L में लॉस दिखा देंगे क्योंकि हमने उनके बदले कोई पैसे नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। तो दीज आर, मतलब दीज गुड्स आर एक्चुअली अवर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब P&L में डाल देंगे, उसका अकाउंट बंद कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट से हम इसका टैक्स बेनिफिट ले लेंगे, इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes. अब अगला पॉइंट है फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹2000। तो इसमें मैं इसको ग्रीन कलर से कर देता हूं, ब्लू से कर देता हूं, चलो। फर्दर बैड डेब्ट्स 2000 रुपए के 70,000 रुपए, और यहां पर बैड डेब्ट्स पहले वाले कितने के हैं? पहले वाले कहाँ हैं? 6,000 रुपए के हैं, उसमें फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड कर दिए 2,000 रुपए के, मतलब 8,000 रुपए। मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाएंगे 5% का, 3,500 रुपए का। तो ये हो गया 66,500, और प्लस न्यू प्रोविजन हो जाएगा 3,500 रुपए का, 11,500 लेस ओल्ड प्रोविजन हो जाएगा। ओल्ड प्रोविजन कितना है? 2,000 रुपए का। ये वाले 2,000 रुपए के ओल्ड प्रोविजन की बात कर रहा हूं, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 9,500। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक और डिफरेंट पॉइंट है, प्रोवाइड 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमारे को डेटर्स में से माइनस करना होगा और P&L में लॉस मानना होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी कि ये कितना परसेंट है? 2%। तो इसका 2% लेंगे, 66,500 का 2%, तो ये हो गया 1,330 रुपए। 1,330 यहाँ पे लेस कर देंगे, और 1,330 रुपए को यहाँ लॉस दिखा देंगे। ये तो हो गया इसका इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने इसीलिए इस एडजस्टमेंट को ग्रीन से किया कि आपको अलग से दिखाई दे कि ये कहां कहां पे डाली है मैंने। ये एडजस्टमेंट कहती है कि हम डेटर्स को इतना डिस्काउंट दे सकते हैं उनसे पैसे निकलवाने के लिए, इतना डिस्काउंट दे सकते हैं उनको उनसे पैसे निकलवाने के लिए। अभी दिया नहीं है डिस्काउंट, पर दे सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रोविजन बना रहे हैं, मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट अलग से निकालकर उसको एक अकाउंट में रख रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यानी कि अगर किसी डेटर ने पैसे नहीं दिए या देने में आनाकानी करी
तो हम उसको थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर करके उससे पैसे निकलवा लेंगे, ऐसा हम सोचकर चल रहे हैं। और हम गवर्नमेंट को भी बता रहे हैं कि देखो 1330 रुपए का और नुकसान हो सकता है हमको, तो हम उसे प्रॉफिट में से पहले ही कम कर रहे हैं, नेमिंग इट एज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो हमारा प्रॉफिट और 1330 कम हो जाएगा, तो हमें उस कम वाले पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने वो डिस्काउंट नहीं दिया, तो एक तरह से ये प्रोविजन अगले साल प्रॉफिट मान लिया जाएगा और अगले साल हमें टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि हम टैक्स से इस साल बच जाएंगे लेकिन अगले साल देना पड़ जाएगा। और अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा नुकसान तो हो ही गया, हम मान तो चुके ही हैं। समझ गए? क्लियर हुई बात? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल इसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सर हाँ जी। एक चीज पूछनी है सर, हाँ, पिछले बिल्कुल। क्वेश्चन की सेम है। हम्म। ये बस सर सेकंड थर्ड क्वेश्चन खोलोगे आप सर? उसमें थर्ड क्वेश्चन मैं मतलब स्क्रीन पे नहीं, अपने पास खोल रहा हूँ, बोलो। यस सर, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में 8 एंट्री है, वो सेम है ना? हाँ बिल्कुल सेम है, यही वाली की बात हो रही है। ओके सर, मतलब सारी प्रोविजन सब कट के फिर होता है ना डिस्काउंट क्रिएट होता है? हाँ हाँ, जब फाइनल डेटर्स निकल आते हैं ना, उनके ऊपर कैलकुलेट होता है 2%, 3%, 5%, फाइनल डेटर्स के ऊपर। ये फाइनल डेटर्स है हमारे फिलहाल, तो इन्हीं के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं 2%। उसमें 5% करेंगे, मतलब उस क्वेश्चन में, पर इसी के ऊपर करेंगे जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है? यस। अभी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स करेंगे, जो कि 30,000 पे करेंगे, तो वो आएगा 600 रुपये। इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसको पता कैसे बोलेंगे? इसको हम अपना प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को क्या कह रहा हूं? ये हम किस लिए बना रहे हैं? कि सर डिस्काउंट देना और डेटर्स को उसके लिए अलग से रख लें। डेटर्स को हम डिस्काउंट दे सकते हैं, उसके लिए हम पहले से लॉस मान के चल रहे हैं, राइट? यस सर। तो यस सर। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसी तरीके से सर क्रेडिटर हमारे को इस दे सकते हैं? इसको ऐसे बोलेंगे कि हम मान के चल रहे हैं कि हम इतना डिस्काउंट तो अपने क्रेडिटर से ले ही लेंगे जबरदस्ती, कि भाई मैं नहीं दे रहा तेरे को पैसे। समझ रहे हो? मतलब लड़ झगड़ के पैसे कम देंगे हम। यस सर। सारी दुनिया करती है ऐसा। जैसे कि मेरे मन में है कि यार जब मैं इसको पैसे देने जाऊंगा ना, तो मैं 50 रुपए कम दे के आऊंगा। जैसे आप सब समझ लो कि हमारे घर की मम्मियां जो होती हैं, वो जब किसी से प्याज खरीदती हैं, टमाटर खरीदती हैं, आलू खरीदती हैं, तो उसको कहती हैं कितने रुपए हुए? वो बोलता है 100 रुपए किलो है जी। तो वो कहती है नहीं 80 रुपए किलो लगा। चलो मान लो बंदे ने लगा भी दिया, तो 80 रुपए किलो के बाद उन्होंने 2 किलो लिए, कितने बैठे? 160। अब देते टाइम वो पता कितने देंगी? 150। बस वो ये कहेंगे कि देते वक्त, और वो सब्जी वाला कहेगा कि मैंने पहले कम कर तो दिया, अब मैं नहीं कम कर रहा। और लेकिन फिर भी वो रख लेता है, जबरदस्ती वो चलना शुरू कर देता है तो रख लेता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आप लोगों ने ऐसा होते हुए देखा होगा ना, कभी ना कभी। यस सर।
कि वो 160 के बाद भी अगर उसको 150 पकड़ाओ तो वो रख लेता है। क्यों रख लेता है? कैन एनीबडी गेस? सर उसको चाहिए होते हैं और मतलब उसके पास फिर भी प्रॉफिट बचता है। हाँ, ये कहो ना, उसको चाहिए होते हैं क्या? ये कहो कि उसको, सर वो मैंने पहले बोल दिया उसके बाद। हाँ, उसको उसमें भी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रहा होगा ना, तो वो रख लेता है कि चल यार सेल तो हो ही गई ना, थोड़े कम कमा लिए, क्या हो गया, ठीक है। मगर मगर प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है पता है? नेवर एंटीसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स बट एंटीसिपेट फ्यूचर लॉसेस। इसका मतलब है फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए प्रोविजन बनाओ, मगर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को पहले से तो प्रॉफिट मत मानो ना। मान रहे हो ना? तो ये वाली जो चीज है ना, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल के खिलाफ है, और कोई टीचर इसको करवाता है और कोई कहता है कि अगर ये एडजस्टमेंट आ जाए तो इसको मत करना। समझ गए? बात समझ में आई? तो लेकिन आप इसको करके आंसर निकालना, और बाकी चीजें सिमिलर हैं वो सब आप डाल लेना, लास्ट एडजस्टमेंट छोड़ देना, फिर आंसर मिला के मुझे भेजना। अभी रिज्वाइन करना है ना? वही बोलने वाला था, अभी क्लास को रिज्वाइन मत करना, कल भी क्लास लूंगा और 8 o'clock का टाइम रखूंगा। अगर किसी को 8 o'clock प्रॉब्लम है तो 9 o'clock का रखेंगे, लेकिन कल भी लेंगे क्लास। सर 9 o'clock मेरी क्लास होगी। हाँ, तो फिर 8 o'clock परफेक्ट है। आज तो मैं शॉप पे गया हुआ था इसलिए मुझे लेनी पड़ गई 9 बजे, नहीं तो मैं 8 बजे ही रखता। ठीक है, ठीक है। फिर आप लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके मुझे भेजो, जिसने नहीं भेजा है। क्वेश्चन नंबर 5 तक भेजने थे, 2, 3, 4, 5 सारे चाहिए मेरे को। ठीक है।